अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आज मुल्क भर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म की 17वीं बरसी मनाई जा रही है। कल का दिन जो है वो साउथ अफ्रीका के नाम 60-40 चले 70-30 कर लें। साउथ अफ्रीका ने कप्तान ने टॉस जीता और हम यही तवक्को रख रहे थे, टॉस विन द मैच। ये बहुत ज़रूरी है। जून जुलाई में मैं बता दूं, इस बार ना माउंटेनर्स जा रहे हैं। जिस्म का बढ़ना एक मसला, ऊपर से डिप्रेशन एक दूसरा मसला है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। एब्सोल्युटली वंडरफुल मॉर्निंग और आप सबको कहते हैं खुश आमदीद। मैं हूं सैयद फैसल करीम, मैं हूं सोनिया सुंदस। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगी, ठीक ठाक होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। बाय द वे कराची वाले आज जब निकले हैं घरों से तो पता नहीं उनका क्या होगा, लेकिन खैर आज के दिन की एक बहुत ही अहम और ख़ास बात है और वह आज ये कि मारूफ शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का यौम पैदाइश है आज। सोनिया बिल्कुल, मिर्ज़ा गालिब हैं वो 27 दिसंबर 1797 को आगरा उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। उनका पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खां था और गालिब उनका तखल्लुस था। मिर्ज़ा गालिब ने अपनी शायरी और गज़लों से हिंदुस्तान और बरे सग़ीर समेत पूरी दुनिया में अनमिट नकूश छोड़े हैं। कुछ जो उनके अशार हैं उनके साथ आपको छोड़े जाते हैं। आग को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। इसी के साथ चलते हैं बड़ी खबर की जानिब। आमरीयत के खिलाफ सीसा खिलाई दीवार, आलम इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम। दुख्तर मशरक बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 17वीं बरसी। बीवी चली गई लेकिन उनका मिशन आज भी जिंदा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में कौमी टीम का ज़बरदस्त फाइट बैक। कामरान गुलाम ने डूबती बैटिंग की दुनिया की नैया पार लगा दी। पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 211 रन बनाने में कामयाब। जनूबी अफ्रीका 82 रन पर 3 विकेटें खो चुका। आज फिर इनिंग्स का आगाज करेगा। सिंध के नौजवान का बड़ा कारनामा, दुनिया की 13वीं बुलंद तरीन चोटी कशबरम 2 सर करने वाले सूबे के पहले सपूत बन गए। इफ्तिखार अली शाह से होगी मुलाकात आज के प्रोग्राम में। इंटरनेशनल रिंग मुकाबले में सब सलारी परचम से बुलंद पाकिस्तानी एथलीट से धूम मचा दी। 9 सोने के तमगों समेत 23 तमगे जीतने वाले चैंपियंस आज दुनिया बोल में हैं हमारे मेहमान। चलिए करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़। और जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज है 27 दिसंबर। 27 दिसंबर की वो तारीख़ कि जब पाकिस्तान में अलमनाक हादसे का दिन था। खातून सियासी रहनुमा, दुनिया की सबसे बड़ी खातून सियासी रहनुमा, पाकिस्तान को दुनिया में सियासत के उफ़क़ पे ऊंचाई की जानिब ले जाने वाली सियासी रहनुमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद रानी को शहीद किया गया। बेनज़ीर भुट्टो ने जिला वतनी के बाद अक्टूबर 2007 में पाकिस्तान पहुंचकर उस वक्त के आम इंतखाबात के लिए अवामी मुहिम शुरू की थी और आज मुल्क भर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म की 17वीं बरसी मनाई जा रही है। तो एक ऐसा दिन कि जो पाकिस्तान की सियासत में रहती दुनिया तक भुलाए नहीं भूलेगा और जो पूरे मुल्क में आज बीबी की याद में तकारीब जो हैं वो मुनक़िद की जाएंगी। तो मरकज़ी तकरीब जो है वो होगी गढ़ी खुदा बख्श लाड़काना में और हमारे नुमाइंदे जो हैं वहाँ मौजूद हैं हमारे साथ। शहजाद अली ख़ान, उनसे बात करते हैं। शहजाद बताइएगा, अभी तो काफ़ी सुबह का टाइम है लेकिन पूरे मुल्क से काफ़िले जो हैं वो एक रोज़ पहले ही यहाँ आना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त तैयारियाँ कैसी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, हतमी मराहिल में हैं, क्या सिचुएशन है इस वक्त? जी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की साबिक वज़ीर आज़म जो रह चुकी हैं इस मुल्क की और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म होने का उन्हें एजाज़ भी है। उनको 27 दिसंबर 2007 को एक अलमनाक हादसे में शहीद किया गया था। तब से आज तक हर साल 27 दिसंबर को इंतहाई अकीदत व एहतराम से पीपल्स पार्टी की जानिब से उनकी बरसी मनाई जाती है और जलसे का इनेकाद किया जाता है गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में। तो आज भी उसी हवाले से जलसे का इनेकाद किया गया है जिसकी तैयारियां जो हैं वो चंद रोज पहले ही मुकम्मल कर ली गई थी।
पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी समेत अहम रहनुमा जो पीपल्स पार्टी के हैं, गवर्नर KPK समेत जितनी भी उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, अहम क़यादत है, वो सब लाड़काना गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में गुज़िश्ता रोज़ से मौजूद हैं और पूरे मुल्क से काफ़िलों की आमद का सिलसिला जो है वो गुज़िश्ता रोज़ से ही जारी है। और इस हवाले से जो मरकज़ी तकरीब है, जलसे का इनेकाद किया गया है गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो मज़ार के अहाते में और उसकी तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। और कुरान खानी से आज सुबह से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी का इनेकाद किया गया और उसके बाद से आज के दिन का आगाज़ हो चुका है। अब 3 बजे जलसा जो है वो शुरू होगा और जलसे में 5:20 पे मोहतरमा की शहादत के वक्त जो है वो 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी और तलावत कलाम पाक के बाद जो है वो मुख्तलिफ शोरा जो है वो मुख्तलिफ अशार से खिराज तहसीन पेश करेंगे। शहीद मोहतरमा की ज़िंदगी पे रोशनी डाली जाएगी। ठीक है शहजाद, हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि आज का बहुत ही अहम दिन है। इसी हवाले से आज हमने रब्ता किया है पीपल्स पार्टी के सीनियर और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के करीबी साथी सेनेटर ताज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताज हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ताज साहब, यकीनन आज वो दिन है, बिल्कुल वो दिन है कि जब भी हम याद करते हैं हमारे दिल जो हैं वो दिल गिरफ्तार हो जाते हैं। मैं चाहूँगा कि आज आप हमसे मोहतरमा की वो यादें ज़रूर ताज़ा कीजिए जो आप उनके साथ रहे। आपने माशाल्लाह उनको सियासी तौर पे, पॉलिटिकली तौर पे मैच्योर होते हुए देखा, वतन वापस आए, फिर लोगों को मोबिलाइज़ किया, तो उनकी यादें कुछ हमारे साथ शेयर कीजिए ताज साहब। जनाब आवाज़ नहीं आ रही आपकी। ताज साहब, अब आप मुझे सुन सकते हैं? आवाज़ ज़रा ठीक कर लीजिए। ठीक है, हम आपको दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। और मेरी आवाज़ जो है वो 2 दफ़ा आ रही है जी। अब बताइए, अब बेहतर है? अब बेहतर है। ठीक है ताज साहब, क्योंकि मोहतरमा की तमाम तर पॉलिटिकल स्ट्रगल से लेकर उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी और फिर उनका पॉलिटिकल फेम आपने खुद देखा है। हम चाहेंगे कि उनकी यादें आज हमसे फिर वही होने लगा आवाज़ का। विल कनेक्ट यू अगेन ताज साहब, हम आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं। पीछा रंग को दोबारा ताज हैदर साहब को कनेक्ट कर ले ताकि इस तरह के कोई मसाइल हमें दरपेश ना हो। आज का बड़ा अहम दिन है। दुख्तर मशरिक़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनकी 17वीं बरसी से वाले मुल्क भर में जो है वो तकरीबात का इनेकाद किया गया है। और उन्होंने बताया कि सुबह से ही कुरान खानी का इनेकाद कर दिया गया था। लोग आ रहे हैं, कुरान खानी हो रही है, मतलब सुबह से ही प्रॉपरली इस दिन का आगाज़ किया, बड़े अच्छे तरीके से किया उन्होंने। और कुरान खानी का अहतमाम किया गया जिसके बाद बताया गया है कि 3 बजे से प्रॉपर जो है वो जलसा शुरू हो जाएगा। 5:20 वो वक्त के जब आप सबको याद होगा, वो वक्त के जब ये तमाम तर चीज़ें हुई और काफ़ी देर तक इस खबर को रोके रखा गया, लेकिन फाइनली गालिबन मगरिब के बाद जो है इसको अनाउंस किया गया। मुझे आज भी याद है इन माई मेमोरी कि उस वक्त पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे बाबा रवान, वो बाहर आए थे और उन्होंने आके ये अनाउंस किया था रोते हुए। और ऐसा मौका था कि तमाम तर जो हरीफ थे, सियासी हरीफ, ठीक है, ताज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है। ताज साहब, अब आप मुझे क्लियर सुन सकते हैं? ताज साहब जी हाँ, जी हाँ जी। ताज हैदर साहब, मैं चाहूँगा मोहतरमा की यादें हमसे ज़रूर ताज़ा कीजिए। आज ही का वो दिन था कि जब हमसे एक हमारी मोहतरमा शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो को छीन लिया गया था। जी हाँ, आज का दिन हम सब के लिए, पूरी कौम के लिए बड़े अफसोस का दिन था, बड़े गम का दिन था। और न सिर्फ मैं कहूँगा अंदरून मुल्क हमारी कौम, बल्कि सारी दुनिया में एक कौम की लहर जो थी वो फैलती चली गई और लोगों ने सदमे को बड़ी शिद्दत से महसूस किया। यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी करारदाद आई किस तरीके से एक ऐसी लीडर को कि जो तमाम तर आलम व मसाइब बर्दाश्त करके जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रही थी, अपने लोगों को साथ लेके किस तरीके से दहशतगर्दों ने उन्हें शहीद, तो इस पर सारी दुनिया को सदमा था। ताज हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे और यकीनन आज का दिन जो है
वो यकीनन याद तो करने का दिन है मोहतरमा को, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल ये भी है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जिस तरह आमरीत का तने तनहा मुकाबला किया, उससे सबक लेने की हमें ज़रूरत है। आज की जो हम पॉलिटिकल गहमा गहमी में देखते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि जो इतने ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं, तो उनको मोहतरमा के फ़िक्र फ़लसफ़े से सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फैसल, जो मुझे एक चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगती थी वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि वो उतना ही मदरहुड को भी रखे हुए थी, पैरल लेके चल रही थी, मतलब अपने बच्चों को भी उसी तरीके से देखती थी और सियासत को भी वो इसी तरह से लेके चल रही थी। आप अंडरस्टैंड करें कि एक लड़की जिसका वालिद जेल में रहा हो और वो मुसलसल उससे मुलाकात करने जाती रही हो, फिर उसके शौहर को भी जेल में डाला गया हो, और फिर वो अपने बच्चों की उंगली पकड़ के, आज बिलावल भुट्टो जो हैं वो जब गरजते बरसते हैं सियासी जलसों में, तो मुझे वो मंज़र याद आ जाता है जब वो छोटे से थे और अपनी वालिदा की फिंगर पकड़ के और वो जाया करते थे, तीनों बच्चों को वो लेके जाते थे। इवन आसफा को देखें तो उनमें काफ़ी झलक जो है वो आती है। अब यहाँ वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब, उम्मीद करते हैं आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। अभी और अच्छा गुजरेगा जब फैसल क्रिकेट के हवाले से अपने जज्बात बयान करेंगे। जी फैसल। नहीं, जज्बात क्या बयान करने हैं, मैं तो आपको पहले कहा है ना कि पाकिस्तान की क्रिकेट वन मोमेंट अप वन मोमेंट डाउन हो जाती है। तो कल सेंचुरियन में पहले टेस्ट मैच का आगाज़ हुआ, और जब आगाज़ हुआ तो जैसा कि बहुत सारे क्रिकेट पंडित्स कह रहे थे कि पाकिस्तान का बैटिंग करना टेस्ट मैच में वो मुश्किल होगा, और ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान की विकटें गिरी, इतने ज़्यादा रन अब नहीं कर सके। कामरान गुलाम ने एक सेंचुरी ज़रूर स्कोर की, और थोड़ा सा नीचे आके डाउन दी ऑर्डर फिर आमिर जमाल ने थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाई। मेरे हिसाब से पाकिस्तान बहुत बुरा जा सकता था, लेकिन पाकिस्तान इतना बुरा नहीं गया। 211 किसी तरह गिरते पड़ते हमने कर लिए। उसके बाद साउथ अफ्रीका की बैटिंग आई, और उनके खिलाफ भी पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छा आगाज़ किया। ख़ास तौर पे वो बॉल जो कि डिजोजी को पड़ी है, वो बहुत ही खुरम शहजाद की बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी, ड्रीम ऑफ अ डिलीवरी थी। लेकिन फिर दिन के अख्ताम पे कहना यही चाहिए कि साउथ अफ्रीका के हवाले से वो दिन अच्छा था, पाकिस्तान के हवाले से सो था। तो बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। आप भी एग्री करेंगे सर कि कल का दिन जो है वो साउथ अफ्रीका के नाम 60-40, चले 70-30 कर लें? फैसल भाई आपको और सोनिया को दोनों को अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में जितना बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत इंपॉर्टेंट आपने इंट्रो किया। टॉस यकीनी तौर पर साउथ अफ्रीका के कप्तान ने टॉस जीता, और हम यही तवक्को रख रहे थे, टॉस विन द मैच। बहुत इंपॉर्टेंट टॉस था। पहले घंटे में बैट बॉलिंग, दायरे में चैनल पे बॉलिंग नहीं की, साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर ने गैर म्यारी बॉलिंग की। एक घंटा जो था, जो टॉस का एडवांटेज लेना चाहिए तो वो ले नहीं सके। मगर बहुत इंपॉर्टेंट बात की अपने तमाम इंट्रो में आपने, बैट शॉट शान मसूद, बाबर आजम और कामरान गुलाम को तो मैं समझता हूँ अगर 100 बनाने का इससे अच्छा मौका मिल ही नहीं सकता था। आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, 8 चौके जिस तरह उसने मारे, बॉल और बैट के दरमियान लग ही नहीं रहा। इतनी मुश्किल विकेट पे इस तरह खेल रहे हैं, जिस तरह वो शॉट मार के आउट हुए। बैटिंग कंसल्टेंट नहीं है, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आता है हेड कोच वहां पर मौजूद हो, क्या टीम में प्लेयर। दूसरा फैसल भाई और सोनिया, जो शॉट सऊद शकील ने मारा हो, हम पाकिस्तान की पिचों पर देख रहे हैं और 2-2 डेढ़ दिन पिच पे खड़े हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। 3 चौके लग गए हो, क्या पैनिक हो गए और क्या शॉट मार के आउट हुए। तो भारत पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी गैर मारी शॉट सिलेक्शन थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम 211 रन बनाने में आउट हो गई। और जिस तरह अगर कामरान गुलाम को क्रेडिट ना दूं, 150 बने और 13 विकेटें गिरी हैं पहले दिन, जो खत्म होता है साउथ अफ्रीका की जो यकीनी तौर पर जो साइकिल चल रही है। लेकिन इसमें साजिद भाई हम कामरान गुलाम की बात कर रहे हैं और अच्छी बात है, उन्होंने एक ऐसे वक्त में सहारा दिया जब 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे। लेकिन बाकी आप विकेटें देखें ना, तो वो शुरू में सारे कॉट बिहाइंड हो रहे हैं अच्छा बॉल पड़ के, लेकिन लेटर ऑन कामरान गुलाम समेत कामरान गुलाम और दीगर बैट्समैन उनको वो टप्पा मार रहे हैं, टप्पे पे वो बॉल खड़ा कर रहे हैं। तो एक ऐसे वक्त में जब कामरान गुलाम सेट हो चुके थे, हिज आइज़ वर सेट, उनको बॉल अच्छा नज़र आ रहा था, क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो बाहर निकल के और इस तरीके से स्लैश मारे?
देखिए बैड शॉट मारा, कोई अच्छा कोच होगा, अच्छा इंसान होगा, उसको फौरी तौर पर उसको पनिशमेंट देगा, उसको सजा देगा और उससे टीम सफर हासिल कर रही है। और यही फैसल भाई जो आगा ने मारा, आगा टेस्ट का जी। प्लेयर है, बॉल बैट के दरमियान बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलते आ रहा है। अब बैड शॉट अगर पाकिस्तान का ये टेस्ट मैच हारेगा, और दूसरी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मीर हमजा को आपने क्यों नहीं खिलाया? आपकी बॉलिंग यकीनी तौर पर टेस्ट मैच में जो आप ठीक है बहुत ही आउटस्टैंडिंग आपके तीनों फास्ट बॉलर ने बॉलिंग की, मगर मीर हमजा जो टेस्ट का बॉलर था, जो 500 विकेटें लिए हैं, उसको आपने ड्रॉप कर दिया हो। फिर ठीक है बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, पिच इतनी अच्छी है, मगर अब्बास या नसीम यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट बॉलिंग कर सकते हैं। आज जिस तरह दूसरे टेस्ट मैच में अगर पाकिस्तान ने टेस्ट में वापस जाना, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, मेरी मालूमात ये 4 दिन तक बारिश की पेशेंगोई है। 4 दिन तक अगर बारिश की पेशेंगोई में एक दिन भी किसी का अच्छा गुजर गया, ऊपर नीचे गुजर गया, तो ये साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच जीत सकता है। पाकिस्तान को अगर आज के दिन में 1 घंटे में जब साउथ अफ्रीका ने बैट बॉलिंग की, आप गुड बॉलिंग करें, साउथ अफ्रीका को आउट कर सकते हैं पाकिस्तान के बॉलर, क्योंकि 1 घंटे में अगर ये पाकिस्तानी बॉलर आउट कर देंगे तो पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत जाएगा। अगर पाकिस्तान के बॉलर खास ओवर 1 घंटे में विकेट नहीं ले सके तो डे में यकीनी तौर पर सेकंड डे साउथ अफ्रीका का नाम हो जाएगा। और साउथ अफ्रीका को एक टेस्ट मैच जीतना है, जो आईसीसी टैकलिंग का जो फाइनल खेला जाएगा, यकीनी तौर पर वो ट्रू कर जाएगी फाइनल के लिए। तो ये चीज भी बतानी है बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टेस्ट मैच में थे, एक टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका जीतती और फाइनल में चले जाती। जी वैसे साजिद साहब, बाबर एक बार फिर टेस्ट इनिंग्स में नाकाम हो गए, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए सोनिया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने। देखिए बाबर जिस तरह खेल रहे हैं, पिच पे तो खड़े हों, पिच पे आप खड़े नहीं हो रहे। 18-19 इनिंग आपकी फेल हो गई। 2022 में आखिरी आपने कराची की नेशनल स्टेडियम में रन बनाए थे, उसके बाद आपने कोई रन ही नहीं बनाए। फिर आपको अल्लाह ने इज्जत दी है, ओडीआई में आपकी फॉर्म अच्छी थी, टेस्ट मैच में दूसरा। सोनिया और फैसल भाई, बाबर 3 नंबर पे डिजर्व नहीं करते। बाबर को इस प्रोग्राम के तवज्जो से दुनिया भर में पसंद किया जाने की वजह यही है, हक और सच की बात करते हैं। आप कामरान गुलाम को 3 पे लाए, बाबर को 4 पे लेके आए। बाबर ने क्रिकेट के लिए जितनी भी सेंचुरी बनाई है, 9 सेंचुरी 7 सेंचुरी बाबर ने नंबर 4 पे बनाई है। ये टेक्निकल चीजें होती हैं कि हेड कोच को समझना चाहिए। फिर दूसरी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपकी बुनियाद अच्छी हो, साइम अयूब को बॉल अच्छा गिर गया, साइम अयूब को आउट बयान हो गए, मगर बाबर का जो माइंड सेट, जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, वो खेलना भी चाह रहे हैं, छोड़ना भी चाह रहे हैं, पिच पे खड़ा हो जाता है, वेट किया जाता है, लूज बॉल का वेट करेंगे, फिर आपको चौका मिलेगा। पाकिस्तान के मेन प्लेयर हैं, आप 4000 रन टेस्ट मैच में बना चुके हो, सीनियर तरीन 55 टेस्ट मैच खेले और आप पे टीम डिपेंड करती है। फिर इस तरह के शॉट मार के आप आउट हो जाएंगे। फिर रिजवान ने कौन सा अच्छा शॉट मारा, मगर एक अच्छी पार्टनरशिप लगी है रिजवान की और कामरान गुलाम की, मगर उस पार्टनरशिप की अगर बात की जाए, रिजवान को भी थोड़ा सा क्रीज के अंदर होके खेले। इंग्लैंड की जो पिच होती है उसमें आगे खड़ा जाता है, मगर यहाँ पर अब्बास को मैं क्रेडिट ना दूं तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। 200 विकेट ले चुका है इंग्लैंड की काउंटी मैचों में और आउटस्टैंडिंग उसने बॉलिंग की। उसको 3.5 साल बाद कमबैक कराया, उसने विकेट ली, मगर उसको आज इस बताने का मकसद ये 2 सली 1 गली पॉइंट एक्स्ट्रा कवर ले और अब्बास से और उससे नसीम से अटैक कराएं तो अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। शान मसूद तो फिर जो है मामला हमारे हाथ में हो सकते हैं। ठीक है साजिद भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। टेस्ट मैच जो है वो शुरू का आगाज़ भी होगा दोपहर 1 बजे, बहुत ज़रूरी है। अगर पहले 1 या 1.5 घंटे में पाकिस्तान ने 1 आधी विकेट ले ली, खासतौर पर एडन माकरम की, तो फिर कुछ मामला हो सकते हैं अच्छे, वरना तो फिर ब्रेक वरना तो फिर ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, एक ही नहीं होगा देखिए। वेलकम बैक जनाब। जब भी हम कोहे पैमाई की बात करते हैं तो ज़्यादातर गिलगित और चित्राल से हमें इस शोबे में टैलेंटेड लोग दिखाई देते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है शायद कि मैदानी इलाकों के लोग जो हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं और आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही है फैसल? ऐसा भी है वैसे। आई पार्टली एग्री एंड पार्टली डिसएग्री टू दैट, क्योंकि शहरोज़ काशिफ जो हैं वो लाहौर से बिलोंग करते हैं। अच्छा। और अलॉन्ग विद सरबाज खान वो हैं माउंटेनर्स के जिन्होंने 8000 से बुलंद चोटियाँ तमाम तर सर कर ली है। 14 समिट 14 कहते हैं उसको। लेकिन जनाब जब भी हम बात करते हैं ना कराची की, तो कराची के लोग जो हैं वो पता नहीं क्यों मरी जाके फिर उसके बाद ना उनकी क्लच प्लेटें ढीली हो जाती हैं। बट द थिंग इज़ कि हमारे एक नौजवान है इफ्तिखार अली शाह,
और इन्होंने जब भी हम सोनिया शुरू कर रहे होते हैं ना तो हमें कहते हैं कि जी आप जाएं, आप पहले एक्लेमेटाइज़ करें, फिर थोड़ा सा 1-2 हज़ार फीट की बुलंदी वाले देख लें वो। अच्छा। इफ्तिखार ने सीधा गशबरम 2 जो कि इन 14 चोटियों में जिनकी जो बुलंदी 8000 मीटर से ऊपर है उन्होंने पहली ही सर कर ली है। तो जनाब अली आज हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपको बहुत बहुत सबसे पहले तो मुबारक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और सबसे पहले ही सवाल ये, शौक़ कब से हुआ और आपने कोई जैसे कहते हैं ना कि जलखड वाली कोई पीक कर लो यार 5-6 हज़ार मीटर वाली, या पहली ही आपने गशबरम 2 कर ली, सो दिस मीन्स कि ट्रेनिंग बड़ी ज़बरदस्त फिर आपने की होगी? सर बिल्कुल, सबसे पहली मेरी G2 ही रही और ये कहा जाता है कि G2 सबसे आसान 8000 मीटर पीक है, जो कि झूठ है, ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग मोस्टली मेरी वर्चुअल रही थी, उसमें नॉट्स सीखने होते हैं, आपने इक्विपमेंट को यूज़ करना सीखना होता है, तो वो वर्चुअली यूट्यूब पे किताबों से तकरीबन मैंने सीखी। नाइस है। रॉक क्लाइंबिंग इस्लामाबाद में की, यहाँ पे कराची में तो ऐसी फैसिलिटी नहीं है रॉक क्लाइंबिंग की, और छोटे मोटे जो पहाड़ होते हैं वो करते रहते थे। और जब स्कर्दू में हम लैंड हुए, हम अल्पाइन क्लब गए जी, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग्स मिली वहाँ की जो माउंटेनियरिंग कम्युनिटी के हैं। तो वो जब सवाल पूछते थे कि आपने कभी 5000, 6000, 7000 किया है, तो मेरा जवाब यही होता था कि नहीं। तो कुछ होते थे जो इनकरेज करते थे, कुछ होते थे कि नहीं आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाएंगे, आपने पहले किया ही नहीं है तो किया आप ही नहीं, कैसे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पर मेरे पास टीम अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। शिमशाल के बॉयज़ थे 2, शाह दौलत उनका नाम है और इजहार खान, तो दे वर वेरी वेरी गुड अप देयर इन हेल्पिंग अस आउट। अच्छा, वैसे मैं यही सवाल करूंगी जो उन्होंने किया, कैसे आपने स्ट्रेट अवे 8000 मीटर्स, मतलब एक होता है पहले थोड़ा सा बंदा चढ़ता है लेकिन अचानक से इतनी बड़ी चोटी सर कर लेना, इट्स अ बिग टास्क, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो लॉजिस्टिक्स भी ऐसे हैं ना उसके कि स्कर्दू से आपके जीप में जाना है, आपने एक शहर, वहाँ से आपने पैदल 100 किलोमीटर चल के जाना है सिर्फ बेस कैंप के लिए। जी, बेस कैंप कितने दिन लगते हैं? 8 दिन लगते हैं बेस कैंप। ऑल राइट। अच्छा, ये में हम बात कर रहे तो साथ साथ तस्वीरें भी दिखा दें। ये किसी भी ना जो अचीवमेंट होती है एक माउंटेनियर की, वो होती है ये वाली कि जब वो बिल्कुल ऊपर चढ़ के पीक पे, और मुझे हमेशा से यूसेन बोल्ट की एक याद आता है कि लोग ये देखते हैं कि मैंने फ़ला सेकंड में कर लिया रेस पूरा, लेकिन लोग मेरी 5 साल की मेहनत नहीं देखते हैं। तो ये बड़ा अच्छा इफ्तिखार, बिकॉज आप कराची सिंध से बिलोंग करते हैं, 2-3 लोग हैं जिनको मैं ख़ुद जानता हूँ जो कि शौक़ रखते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है हमारे लिए बार बार इस्लामाबाद या फिर स्कर्दू जाके ट्रेनिंग करना इतना ज़्यादा कमर्शियली वायबल भी नहीं आता और टाइम भी इतना नहीं होता। तो क्या करें फिर कराची वाले? हमारे पास बाय द वे कीथर रेंज है, बहुत खूबसूरत है और बहुत ज़बरदस्त है। क्या हमें डेवलप नहीं कर लेना चाहिए कराची में कोई ऐसा क्लब या सिंध में ऐसा क्लब कि हमारे पास जो हम यहाँ ट्रेनिंग करें एंड देन वी कैन गो ओवर देयर, ऑल्दो के डिफरेंट हार्श क्लाइमेट होता है वहाँ यहाँ, उसमें बड़ा फ़र्क होता है, बट स्टिल जस्ट फॉर द फीलिंग। ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं और सिंध में करना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पे आप कीथर की बात कर रहे थे, वो भी बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे ट्रेनिंग की जा सकती है। और दूसरी ये पब रेंज है बलूचिस्तान के साथ जो है, जो ये भी बहुत अच्छी है। ये यहाँ से 1-1.5 घंटा दूर है कराची से, तो लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं फ्रेंच बीच जाना, हॉक्स पे जाना, तो यहाँ पे भी आउटिंग कर सकते हैं आई थिंक। क्योंकि कराची में रहने वालों को इतना ज़्यादा माउंटेन से लगाव नहीं है, वो हार्डली कोई होगा, तो आप दोनों मिल गए तो आप हुकूमत से अपील कर सकते हैं। हम इस वक्त लाइव हैं। अपील हमारी नहीं, ये अपीलें काम नहीं आती, ये खुद ही करना पड़ता है। और मैं अगला सवाल, चले आप नहीं कर दे तो अगला सवाल ही मेरा यही था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन अब तक कितनी है इस फील्ड में, क्योंकि सतपारा साहब का इंतकाल हुआ, उसके बाद उनके नाम की अकेडमी बन गई। आर वी वेटिंग फॉर सच इंसिडेंट्स अनफॉर्चुनेटली टू हैपन, जिसके बाद हम इस एडवेंचर का और इस फील्ड का अंदाज़ा लगाएं और फिर हम अपने क्लब्स बनाएं? इससे पहले ये तमाम तर मामला नहीं हो सकते? सर ये तो जो इनिशियल माउंटेन कम्युनिटी जब शुरू हुई, 8000 एक्सप्लोरेशन की शुरू हुई, तो अंग्रेज़ आया इधर, सिमिलरली नेपाल में भी गए वो लोग, तो वहाँ पे जो नेपालीज़ क्लाइमर्स थे जिनको उन्होंने सिखाया और उनके साथ सबमिट किया, उन्होंने वो स्किल फिर अपने नौजवानों में ट्रांसफ़र किया। अनफॉर्चुनेटली जब पाकिस्तान में ये हुआ तो
जो सीखे वो उन्होंने वो जो शऊर था वो अपने पास ही रखा ताकि वो उस पर मोनोपली कर सकें। तो वो उन्होंने नीचे जो है यंगस्टर्स में जो है स्प्रेड आउट नहीं किया, जो आई थिंक करना चाहिए था। और अब सबको ज़रूरत जी अब इस तरफ जा रहे हैं। आई थिंक स्कूल्स बन रहे हैं, सरबाज खान भी ट्राई कर रहा है कि वो स्कूल बनाए, और काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स होती हैं इंटरनेशनली भी, NGOs आके नौजवानों को ट्रेन करते हैं। तो बेहतरी की तरफ जा रहा है। G2 आपने कर ली है जी। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज या फिल्म्स देखने का मौका भी मिला मुझे, तो उसमें गालिबन एक नेपाली शेरपा हैं कि जिन्होंने सबसे कम टाइम में तमाम तर चोटियाँ की हैं। एक चोटी से दूसरी चोटी में कितना टाइम का डिस्टेंस लेते हैं आप लोग? आपकी रिकवरी बॉडी और खुदा न खास्ता कोई इंजरी वगैरह हो जाए तो उस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। सर पीक से पीक का आप पूछ रहे हैं तो उसका ये होता है कि सबसे जो मुश्किल टास्क होता है हाई एल्टीट्यूड में वो होता है एक्लाइमेटाइजेशन, कि आपकी बॉडी यूज़ टू हो जाए उस हवा के। उसके बाद अगर एक्लाइमेटाइजेशन हो जाती है आपकी, तो फिर टेंशन सिर्फ एक ही चीज़ की होती है, वो वेदर विंडो की होती है, क्योंकि ऊपर बादल बनते हैं वहाँ पे जी। तो वहाँ पे अगर वेदर साफ़ है तो आप बहुत तेज़ी से कर सकते हैं, अगर वेदर ख़राब है तो आप बेस कैंप से भी नहीं निकल सकते। आपको कैसा वेदर मिला? हमें बहुत ख़राब वेदर मिला अनफॉर्चुनेटली। आपके लिए मुश्किल नहीं हुई होगी ज़्यादा, क्योंकि देखें जो लोग इस्लामाबाद से या उस तरफ से बिलोंग करते हैं वो तो ये सब देखते ही रहते हैं, तो वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं। लेकिन यहाँ कराची से जाना और एकदम ख़राब मौसम, पहली बार जा रहे हैं, मौसम भी इतना वर्स्ट मिल गया, तो फिर कैसे हैंडल किया? तो वहाँ पे जो नौजवान या टीम मेंबर्स होते हैं, बिकॉज एक कलेक्टिव एफर्ट होता है। बेस कैंप पे काफ़ी लोग होते हैं जो दुनिया से आए हुए होते हैं, उन्होंने सबमिट करना होता है, तो वेदर विंडो एक ही मिलता है सबको, तो उसमें सारे साथ निकलते हैं, तो एक दूसरे की हमराई होती है। हमराई मोटिवेशन ले रहे हैं, सिर्फ वो एक फिजिकल प्रेजेंस होता है उनका, ऐसे नहीं है कि वो आपको हेल्प करेंगे खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, बस वो होता है कि यार ये है हमारे साथ, ये लोग हैं हमारे साथ। आपने एक्लामेटाइजेशन की बात लोगों के लिए नया लफ्ज़ होगा और आपने उसको समअप भी कर दिया कि इतनी हाई एल्टीट्यूड ऊंचाई पे जाके उस आबो हवा को अपने जिस्म का आदी बनाना, ठीक है। कौन कौन से ऐसे मज़ीद चैलेंजेस होते हैं, मुझे ये बताएं कि एक माउंटेनर जब जाता है, हमने देखा है फ्रॉस्ट बाइट, हमने देखा है नोज़ की टिप उड़ जाना, हमारी फिंगर्स और पैरों की टिप्स जो हैं वो भी झड़ जाती हैं। ऐसे कौन कौन से मज़ीद चैलेंजेस होते हैं साइकोलॉजिकली भी कि जो एक माउंटेनर को आ रहे होते हैं और वो उसको ओवरकम फिर कर रहा होता है? सर जब हाई एल्टीट्यूड की हम बात करते हैं तो नेचुरली वहाँ पे ऑक्सीजन कम है, जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि एक्लाइमेटाइजेशन होती है, तो ये ऑक्सीजन कम होने की वजह से आपको भूख भी कम लगती है, आपको प्यास भी कम लगती है, वॉशरूम भी कम आता है, आपके सेंसेस नेचुरली सारे स्लो हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ही मेन फ्यूल है हमारी बॉडी का। तो वो जब कम हो जाता है तो आपकी सोच भी कम हो जाती है, लड़ाइयाँ भी ज़्यादा होने लगती हैं दोस्तों यारों से, और पेशेंस भी कम हो जाता है, नींद भी कम आती है, तो हर चीज़ में तकलीफ होती है आपको। I've seen one mountaineer, उसकी फिल्म बनी थी, he just stripped off himself, कपड़े उतार दिए थे उसने। एब्सोल्युटली, इतनी ऊंचाई पे, क्योंकि आपके सेंसेस काम करना छोड़ देते हैं। ये तो फिर बहुत ही टफ, मतलब जब तक आप मेंटली भी टफ, एक होता है फिजिकली आप टफ हैं इस चीज़ पे चढ़ाई करने के लिए, तो सिर्फ यही चीज़ सोच रहे हैं, इसका मतलब है मेंटली भी उतना ही स्ट्रांग होना ज़रूरी है। मैम आप ये सोचें कि जो ऑक्सीजन के बगैर माउंटेनरिंग होती है वो कैसी होती है? ऑक्सीजन के बगैर भी होती है, सिलेंडर लेके कैरी करते हैं। अब आप ज़रा उसके बारे से बताइए। मैंने जो सबमिट किया था वो विद ऑक्सीजन किया था सप्लीमेंटल, तो 7000 मीटर के बाद हम लोग ऑक्सीजन लगा के और फिर 8000 सबमिट करके वापस आते हैं। तो वो सिलेंडर भी कैरी करके ऊपर लेके जाना होता है, मतलब अपने वजन के अलावा सिलेंडर का भी वजन होता है। दैट्स नॉट दैट बिग एज अ सिलेंडर, वो छोटा वाला कैनिस्टर्स होता है। ऊपर चढ़ना, माउंटेन के ऊपर से कुछ कैरी करके रखना, अपना वजन नहीं संभालता, तो उतना कुछ तो मुश्किल तो है, बिल्कुल ऐसा ही है, पर वो कैरी करना पड़ता है आपने। और इसी वजह से आपके पास एक ही जो विद ऑक्सीजन करते हैं उनके लिए एक हर्डल होता है, 2 हर्डल होते हैं। एक तो ये होता है कि उन्होंने सबमिट करना होता है, एक दफ़ा ऑक्सीजन लगा दिया आपने तो वही टैंक है आपके पास, एक ही चांस है आपके करके वापस आने जी। दूसरा, अगर आपका ऑक्सीजन ऊपर जाके ख़त्म हो गया, तो लेट से अगर मैंने 7000 पे ऑक्सीजन लगाया और मेरा 7500 पे ख़त्म हो गया ऑक्सीजन, तो मैं अचानक से 7500 मीटर पे हूँ, मुझे बॉडी को पता ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, और वो ऑक्सीजन डिप्रिवेशन की वजह से वहाँ पे हादसा हो सकता है। ऑल राइट,
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद इफ्तिखार। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि अब आपको देख के भाई कराची और सिंध के लोग बहुत मोबिलाइज होंगे और वो भी स्टार्ट करना। बाय द वे, वेयर इज़ योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन नाउ? माय ड्रीम इज़ K2। ऑल राइट, K2 जून जुलाई में मैं बता दूं इस बार ना माउंटेनर्स जा रहे हैं, तो और आप समझ सकते हैं कि जून में मुझे अकेले प्रोग्राम करना पड़ेगा। नहीं, वो बहुत लंबी कहानी होती है, वो महीने की कहानी होती है, इतनी लंबी कहानी तो हम कर ही नहीं सकते। एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब, उम्मीद करते हैं अच्छा दिन गुजर रहा होगा आपका। ज़रा आगे चलते हैं प्रोग्राम को। तो सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने टैक्स क़वानीन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत जो टैक्स ऑडिटर्स और माहिरीन पर टैक्स गुजारों का डाटा है वो खुफिया रखने, नॉन फाइलर्स पर बैंक अकाउंट्स खोलने, गाड़ी या शेयर्स की ख़रीदारी और जायदाद की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाने की शिकें मंजूर कर ली गई हैं। अच्छा, सेनेट की जो कायमा कमेटी बराए ख़जाना है उसके इजलास में हाई रिस्क अफराद का डेटा बैंक्स के साथ शेयर करने की मंजूरी भी दी गई है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब साल ख़त्म होने में सिर्फ रह गए हैं, अब कितने 4 दिन बाकी रह गए? जी हाँ, 4 दिन बाकी रह गए और हुकूमत जो है टैक्स हदफ से 1 खरब रुपए दूर है। IMF की शराइत पूरी करने के लिए FPR के लिए इस हदफ का हुसूल ज़रूरी भी है। 4 दिनों में क्या शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए हुकूमत कामयाब हो जाएगी? क्या इन सारी चीज़ों से हो भी सकता है? इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे मशहद खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। खाकान साहब, 4 दिन में ये टारगेट पूरा तो नहीं हो पाएगा खाकान साहब। इज़ इट जस्ट कि हम टारगेट पूरा करने के लिए कर रहे हैं या फिर और भी इसके पीछे कोई मुहर्रकात है? अस्सलामुअलैकुम। इन दो चीज़ों को अगर हम अगर सेपरेटली रख के देखें तो एक तो ये है कि आपने 13 ट्रिलियन का एक टारगेट तय किया हुआ है IMF के साथ साल का। उसमें से ये कहा है कि 6 ट्रिलियन 6,000 अरब रुपया पहले 6 माह में आना है। अगर आप पहले 5 माह की कारकर्दगी देखें तो उसमें से शायद 340 अरब रुपए के करीब का शॉर्टफॉल है। अब ये जो 1 ट्रिलियन कहा जा रहा है ये है कि इस वक्त 5 ट्रिलियन के शायद करीब अगर कलेक्ट हुआ है तो 6 ट्रिलियन तक जाना है। सो ओवरऑल 340 अरब का शॉर्टफॉल है बिफोर वी वेंट इनटू द लास्ट मंथ। लेट्स सी कि लास्ट मंथ में कितना शॉर्टफॉल आता है और उससे आप ओवरऑल डिटरमिन कर पाएंगे कि 6,000 अरब से आप कितने शॉर्ट हैं और फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स में कितने शॉर्ट रहते हैं। एक तो बात ये आया है कि आपने 40% जब बढ़ा हुआ टैक्स टारगेट तय किया IMF के साथ, जिसका मतलब है कि लास्ट ईयर 9,400 और इस साल 13,000 अरब के करीब जाना, गिवन द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें एक स्लो ग्रोथ है, जिसमें इन्फ्लेशन यानी कि अफरात ज़र भी नीचे आ रही है, ये करना शायद पहले ही मुश्किल नज़र आ रहा था। सो आई थिंक ये गुफ्तगू तो वहीं हो जानी चाहिए थी। मैंने हमेशा इज अ मैटर ऑफ गुड नेगोशिएशन, योर गुड होमवर्क, योर गुड मैक्रो के नंबर्स, योर फिस्कल के नंबर्स, एंड देन मॉडलिंग देम एंड कन्विंसिंग द IMF कि ये 40% का जो अहदाफ तय हो रहे हैं ये शायद रियलिस्टिक नहीं है बढ़ाने के लिए अपना टैक्स का पूरा जो हुजम है कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो एक तो ये बात हो गई। अब ये है कि दूसरी क्या चीज़ करने वाली है, जो लॉन्गर टर्म काम है करने के, वो तो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस है। मैं आप अगर टैक्स बेस में हैं, हम फाइलर हैं, हम अपने उस निज़ाम से चलते हैं कि जितनी वेल्थ है उसी के हिसाब से खर्च करते हैं, हम अपनी इनकम पर टैक्स देते हैं, हम अपनी कोई और इनकम आपकी शेयर से आ रही है या कोई कारोबार से आ रही है हम उस पर टैक्स देते हैं। और एक कैटेगरी है पाकिस्तान में बहुत से लोगों की जो अपना एक तो टैक्स पूरा नहीं फाइल करते और दूसरी कैटेगरी है जो फाइल करते ही नहीं है, जिनको हम नॉन फाइलर कहते हैं। तो अब ये कोशिश की जा रही है कि नॉन फाइलर जो है वो तो शख्स रह सकता है जिसने छोटी गाड़ी खरीदनी है, ये आसान अकाउंट जिसको हम कहते हैं, छोटे अकाउंट्स खोलने हैं, छोटा काम करना है। बट अगर आप वाकई मतलब करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदना चाहते हैं और आप फाइलर ही नहीं है और आप मुझे यही नहीं बता सकते कि आपके पास ये रकम कहाँ से आई है, तो आई थिंक द अथॉरिटीज शुड हैव आस्क्ड 2 decades ago कि भाई ये रकम कहाँ से आई, बहन ये रकम कहाँ से आई, ये कमाई का क्या सोर्स है, उस पर हम आपने अपना टैक्स दे दिया है, ये इलीगल तो नहीं है, ये सिर्फ इनफॉर्मल इकॉनमी है क्या ये सब कुछ।
सो आई थिंक ये करने की कोशिश की जा रही है। अगेन आई क्वेश्चन खाकान साहब, दिस इज द मेन इशू कि जो तनख्वाहदार है उसकी तो कट जाती है, मेरी आपकी हम सबकी कट जाती है, लेकिन ये 2 दहाइयों पहले उन लोगों से पूछ लेना चाहिए था जो अब हम आके इस कॉगमार में फंस गए हैं। और आपको बहुत अच्छी तरह पता है वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, कौन सी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि ये नहीं कर रही हैं। सो वो स्टेट से बड़ी हैं, वो रियासत से बढ़कर हैं, जो हम उनको नेट में नहीं ला पा रहे। तो ये बात आपकी ठीक है, और इसका आप ये देखिए ना कि अगर 10-12 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर दुबई में पाकिस्तानियों का पड़ा है तो वो पैसा तो कमाया पाकिस्तान में ही गया था ना, और फिर ट्रांसफ़र हुआ। एक बात। दूसरी बात, अगर अथॉरिटीज़ ये खुद कह रही हैं कि 7,100 अरब, जस्ट इमेजिन द अमाउंट कि हम ये अमाउंट हमें अगर टैक्स लॉज लागू हो जाएं मुल्क के जो इन अफेक्ट हैं इस वक्त, तो हमें ये अमाउंट जो है आनी चाहिए थी। ये आप ज़रा सोचने की कोशिश की, 7,000 अरब रुपया कह रही हैं कि यानी कि तकरीबन 50% मोर देन व्हाट वी आर टारगेटिंग शुड हैव बीन कलेक्टेड। ये 25 अरब डॉलर बनता है, मतलब ज़रा इसको सोचिए। और उसमें से भी कह रही हैं कि एक सेल्स टैक्स में सबसे बड़ी चोरी है, जिसका मतलब है कि कोई अशिया ऐसी बिक रही हैं मार्केट में जिन पे सेल्स टैक्स देना था पर नहीं दिया गया। खाकान साहब, मैं टैक्स के हवाले से अपना सवाल निकालना चाहूँगी कि वज़ीर ख़जाना मुसलसल नॉन टैक्स फाइल्स पर जायदाद और गाड़ी की ख़रीदारी पर पाबंदी के लिए कोशा हैं, और तकरीबन पिछले 6 माह से हम यही सुनते आ रहे हैं। इस बिल में भी इस किस्म की शिकें हैं, इस दावे पर अमल दरामद कब होगा? You know, ma'am, that's a truly good question. मैं आपको एक स्टोरी इस पे बताता हूँ। 10-15 साल पहले की गुफ्तगू है, मैं गवर्नमेंट में ही था, तो वी वर सिटिंग और हम फाइनेंस, FPR सब टीम थी। तब भी हमने ये कहा था कि डेटा सेट्स एग्जिस्ट करते हैं इस मुल्क में। मतलब व्हेन आई से दिस विद अ लॉट ऑफ हैवी हार्ट, कि नादरा का बहुत अच्छा डेटा है, बैंक अकाउंट्स का बहुत अच्छा डेटा है, हमें मैडम की जायदाद का डेटा भी पता है, हमें मैडम की गाड़ियों की परचेज का डेटा भी पता है, हमें मैडम की एयर ट्रैवल का डेटा भी पता है, हमें मैडम के क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस का भी डेटा पता है। मसला ये नहीं है कि डेटा नहीं है पाकिस्तान में। दैट्स द गुड स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान इज अ डेटा रिच कंट्री। और अगर आप हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स, जिनकी कल बात भी हुई अथॉरिटीज़ ने की, उनका डेटा देखें तो वो ज़्यादा फॉर्मल डेटा है, बिकॉज वो तो क्रेडिट कार्ड से खर्च भी कर रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट्स हैं, वो कोई कैश लेके नहीं घूम रहे शायद इतना। अब बात ये है कि ये पुट टुगेदर करना कि मैम की एक्चुअल इनकम क्या है, मैम की स्पेंडिंग क्या है, आर दे मैचिंग विद ईच अदर, और इज शी अंडर फाइलिंग, दैट्स द रियल स्टोरी। और फिर ये देखना कि वो 1 करोड़ की गाड़ी कैसे परचेज की गई, और फिर इसमें जो लूप होल्स हैं उनको बंद करना कि आप रेमिटेंस लगाई जाएं और हम सवाल ना पूछें। मुझे याद है फिर हमने 1 करोड़ की इस पे सवाल पूछने की जो है कदगन लगा दी, फिर हमने 50 लाख अरब कर दिया है उसको अब। सो यस, what one is trying to do, but we are very slow in this, that's the problem। हमें बहुत ही इसको डेटा माइनिंग को जिसे कहेंगे तंदही से करना चाहिए, एक्सपेडाइटेड करना चाहिए, ताकि हम इन लोगों तक पहुंच सकें। फिर दूसरी जो कैटेगरी डिस्कस ही नहीं हो रही है वो ये नहीं हो रही है कि 20 से 40% तो होलसेल और ट्रेड है इस मुल्क में। सो वो होलसेल और ट्रेड को लाने में अगर आज भी हम ये समझते हैं कि इट्स अ डिफिकल्ट proposition, I agree, but then that is really where the meat is। और इसीलिए तो जो तनख्वाहदार तबका है वो अनकंफर्टेबल है, क्योंकि आप उस इतने बड़े तबके को बाहर रखे हुए हैं और पॉइंट ऑफ सेल्स भी हम नहीं लगा सके, जिसका मतलब है पता नहीं हम जो GST देते हैं वो जाता भी है कॉफर्स में कि नहीं जाता। तभी तो कहा जा रहा है कि 3,000 अरब से ऊपर का जो गैप है इस 7,000 अरब में वो आ ही रहा है सेल्स टैक्स, यानी कि GST जो हम पे करते हैं या करना चाहिए हमें। सो ये सारी बातें जो हैं दीज आर कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज। एक तो ये है कि ये अगले 1, 2, 4, 6 महीने में हल होने वाले नहीं है। इसको पहले हमें प्राल को बहुत अच्छा ऑटोमेशन सेंटर बनाना पड़ेगा, हमें FPR में एक तवातर से लोग ऐसे पोस्ट करने पड़ेंगे जो 3 साल इस प्रोग्राम को लेकर चलें, उनके अहदाफ तय करने पड़ेंगे। बहुत से हमारे जो फाइलर्स हैं वो तो एक इस तरह के फाइलर्स हैं कि निल फाइलिंग कर देते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता।
तो वी हैव टू गो आफ्टर देम। फिर डिजिटलाइजेशन का मतलब ये भी है कि हम स्टैंप लगाएं हर सिगरेट निकलने पर जो निकलता है, हर शुगर जो निकलती है, हर मिनरल वाटर, सो दैट वी नो कि क्या प्रोड्यूस हो रहा है। सो वी हैव टू गो इनटू ट्रैक एंड ट्रेस। अब ये इतना बड़ा काम है पाकिस्तान में, पर ये भी मानना पड़ेगा कि आज 7th डेकेड ऑन हम ये काम नहीं कर पाए, और इसीलिए आज भी डिपेंडेंस है हमारी इनडायरेक्ट टैक्सेशन पर, और जो टैरिफ्स हैं, यानी कि जो हमारे इस वक्त टैक्सेस हैं वो मैन्युफैक्चरिंग पे 40%, इंडिविजुअल्स पे हाई, नॉन इंडिविजुअल्स या अकाउंटेंट्स इन पे हाई। इसकी वजह से वेल्थ मूव्स टू कंट्रीज जहां पे टैक्सेस नहीं है, इंडिविजुअल्स मूव टू कंट्रीज जहां पे टैक्सेस नहीं है। दिस स्टोरी नीड्स टू बी रीरिटन इन पाकिस्तान। दिस स्टोरी इज नॉट रेलेवेंट एनी मोर फॉर अ कंट्री जो चाहती नहीं है ऐसे लोगों को जो इस तरह के काम कर रहे हो पाकिस्तान में। ये जो स्टोरी हमें रीराइट करनी है उसमें एक पन्ने का और इजाफा कर देते हैं कि अगर टैक्स लेंगे तो सहूलियात भी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू, एंड लेट्स सी कि अगले 4 हैं उन 4 दिनों में हम ये टैक्स कितना इकट्ठा कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे, या फिर ये उसी तरीके के दावे रहेंगे जो पहले भी हुए थे कि आप गाड़ी नहीं ले सकते, आप प्लॉट नहीं खरीद सकते, काफ़ी अरसे से हम यही सारी बातें सुनते हैं, आप पानी नहीं पी सकते, आप सांस नहीं ले सकते, लेकिन हम ब्रेक ले सकते हैं। हम ब्रेक ले सकते हैं, लेते हैं ब्रेक। जो माशरे अपनी तारीख़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते वो तारीख़ के पन्नों पे कहीं ना कहीं खो ही जाते हैं, और आज कराची में ये तारीख़ उन पुरानी इमारतों ने अपने अंदर छुपा रखी हैं जिन्हें महकमा आसार क़दीमा ने हेरिटेज तो करार दे दिया है, लेकिन इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। ऐसी ही कुछ इमारतों के तारीख़ी पहलुओं को जानने के लिए हमारे को होस्ट फैसल कराची के इलाके पाकिस्तान चौक पहुँचे। उन्होंने वहाँ क्या देखा आप भी देखिए। हर इतवार अलसभा कुछ सरफिरे और कुछ दीवाने इस शहर की खूबसूरती छानने के लिए निकल पड़ते हैं। इस ग्रुप का नाम है कराची हेरिटेज वॉक, और इसके ज़ेर एहतमाम ये मेरे अक़ब में तमाम तर लोग जमा होते हैं और पाकिस्तान चौक से इस शहर कराची के सफ़र का आगाज़ होता है। तो चलिए हमारे साथ और देखिए कि पुराना कराची, तारीख़ी इमारतें, इनका हुस्न कैसा है। टांगा चौक, जी हाँ, ये नाम है हसरत मोहानी रोड के करीब वाक़े पाकिस्तान चौक का, जो एक जमाने में इसी नाम से मशहूर थी। इसी चौक पे हर इतवार कराची हेरिटेज वॉक की आंटी शाहीन ओल्ड कराची के पैदल सफर का एहतमाम करती हैं, और आगाज टांगा चौक यानी पाकिस्तान चौक से होता है। आजादी से पहले यहाँ घोड़ा गाड़ियों की सवारी आम थी, और इन घोड़ों को पानी पिलाने के लिए छोटे छोटे फव्वारे और हौज बनाए गए थे। माजी का पुरसा देते इनमें से कई फव्वारे और हौज 1910 या उससे भी पहले की तामीरात थे। ताहम नामुनासिब देखभाल और इंतजामिया की अदम तवज्जो ने इस खूबसूरत और नायाब जगह को प्यासों से दूर कर दिया है। इसके ऐन सामने वाली इमारत है सरनागेटी या शरनागेटी बिल्डिंग। ये 3 मंजिला इमारत 1930 में जयपुर से लाई गई सुर्ख बलवा पत्थर से तामीर की गई थी। क्योंकि पाकिस्तान का पहला दारुल खिलाफा कराची था, इसलिए इस इमारत को ये एजाज हासिल है कि उस वक्त की कई वजारतों के दफातर इसी इमारत में थे। फिर जब दारुल खिलाफा इस्लामाबाद बना तो इस इमारत में ब्रिटिश काउंसिल का दफ्तर कायम हुआ, लाइब्रेरी बनी। लेकिन फिर वक्त बदला, इमारत के मकीन भी बदले, और अब तारीखी माजी रखने वाली ये इमारत एक निजी मिल्कियत है। शहर कराची को पढ़े लिखे लोगों का शहर जो आज कहा जाता है, उसकी बुनियाद काफी पुरानी है कि पूरे बर्रे सगीर से तलबा यहाँ के जामियात कॉलेजेस में पढ़ने के लिए आते थे। इसीलिए ओल्ड सिटी एरिया में जगह जगह हॉस्टल्स बनाए गए थे। मेरे बिल्कुल सीधे हाथ पे एक दूसरी इमारत है, ये भी एक हॉस्टल हुआ करता था। इसका नाम कुंदा है, सेवा कुंज के नाम से, सेवा यानी कि जहाँ पे खिदमत की जाती है। तो ये भी एक हॉस्टल था, लेकिन इसकी भी हालत जो है बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। जहाँ के बरामदों में कभी तलबा की चहल पहल हुआ करती थी, अब वहाँ गंदगी का ढेर है। जहाँ कभी इल्म अदब का माहौल हुआ करता था, अब वहाँ इल्म
बिखरा पड़ा नजर आता है। चंदेक हॉस्टल्स रिहायशी इमारतों और दुकानों में तब्दील हो चुके हैं। इनमें से एक इमारत, जिसका मौजूदा नाम रेलवे रेस्टोरेंट बिल्डिंग है, अपने जमाने में मेघराज दास नागपाल बिल्डिंग के नाम से जानी जाती थी और उसको एक मुनफरिद एजाज हासिल है। मेरे बिल्कुल सामने जो है वो इमारत के जहाँ पे अपनी ज़माने तालिब इल्मी में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इस कमरे में रहा करते थे। चलिए अंदर लेके आपको चलते हैं और दिखाते हैं कि अब ये किस हालत में है। यह है वो हॉस्टल जहां एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ज़माने तालिब इल्मी में रिहाइश पजीर रहे। जिस वक्त डॉक्टर साहब डीजे साइंस कॉलेज के एक तालिब इल्म हुआ करते थे, वो इसी इमारत में रिहाइश पजीर होते थे और अब इस इमारत का क्या हशर हो गया है आपको चल के दिखाते हैं। इमारत की खस्ताहाली अपनी इंतहा को पहुंची हुई है। यहाँ से तालिब इल्म जो है वो ऊपर जाया करते थे। सोचें कि जब ये इमारत जीती जागती जिंदा इंसानों का बसेरा हुआ करती होगी तो यहीं से गुज़र के तलबा अपने कमरे में जाते होंगे और यहाँ वो ताज़ा हवा लेने के लिए आते होंगे खिड़की के बाहर। लेकिन अब यहाँ पे खिड़की के बाहर सिचुएशन जो है वो यकसर मुख्तलिफ हो चुकी है। जा बजा तार जो है उसके ढेर पड़े हैं, कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। कुछ कमरों में अब लोग रहते हैं और कुछ में उदासी का पड़ाव है। रहने वालों को शायद इमारत के हुस्न का अंदाजा न था, इसलिए लकड़ी पे कंदाकारी से लेकर दीवार पे मुजस्समा साजी के फन पारों तक सब के सब दीवार में चुन दिए गए हैं। मुल्क के दिफा को मजबूत बनाने वाले एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिस इमारत में रिहाइश पजीर रहे, उस इमारत की बुनियादें खोखली और उजड़ चुकी हैं। जा बजा फर्श और दीवारों का उतरा हुआ प्लस्तर अपनी ही अलग दास्तान सुना रहा है। बकौल शौकत वास्ती, शौकत हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ, हम रह गए, हमारा जमाना चला गया। कभी इन इमारतों का हुस्न अपने जोबन पे हुआ करता था, लेकिन अब ये हुस्न मांद पड़ता जा रहा है। खिड़की है तो बैल्कनी नहीं, बैल्कनियां हैं तो दरवाजे नहीं, और अगर पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है तो उसमें रहने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो रहने के लायक नहीं। हर इमारत की अपनी एक कहानी है। कहीं भुट्टो बैठकर अपनी वकालत की तैयारी करते थे तो कहीं रोमाना हुसैन अपनी कहानियां लिख रही होती थीं, और तो और कहीं कदीर खान साइंसदान बनने की तैयारी में महव रहते थे। दरो दीवार से झलकती सकाफत, ये हॉस्टल, लाइब्रेरियां और फव्वारे पुरखों की वो मीरास है कि जिन्हें संभाला ना गया तो अगली बारिश में ये दीवारें भी गिर जाएंगी। मिनी पाकिस्तान शहर कराची के पाकिस्तान चौक से शुरू होने वाला ये सफ़र दोबारा पाकिस्तान चौक पे आके ख़त्म पजीर हो जाता है। लेकिन ये पूरे सफ़र में वो इमारतें और उन इमारतों से जुड़ी वो कहानियाँ हमारे सामने आती हैं जो ज़माने की लापरवाही की गर्द में अट चुकी हैं, और इस लापरवाही की गर्द को हटाने में न सिर्फ हुकूमत इंतज़ामिया बल्कि हमारा भी बहुत अहम किरदार है। ये था बड़ा ही खूबसूरत एक पैकेज जो आपके सामने हमने नशर किया, जो कि फैसल करीम ने दिखाया जाकर खुद। और अब जो वक्त है वह हो जाता है वेदर अपडेट्स का। वेदर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। आज कश्मीर, गिलगित, शुमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात और उस के आसपास जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर हल्की बर्फ़बारी और बारिश का इम्कान है। सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, लाहौर, शेखुपुरा और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में बारिश का इम्कान है। अगर हम शहरों की दर्जे हरारत के हवाले से बात करें तो आज हमारे शहर कराची में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो होने वाला है 9 और मैक्सिमम जाएगा 24 डिग्री तक। स्काई जो है वो क्लियर रहेगा। लेकर चलते हैं आपको हैदराबाद की तरफ। तो हैदराबाद का जो आज मौसम है उसका मिनिमम जो टेम्परेचर है वो होगा
होगा 8 और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 23 डिग्रीज तक जाने का इम्कान है। पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान भी है साथ। इसके बाद बात करेंगे हम मीरपुर ख़ास की, तो मीरपुर ख़ास में आज जो मिनिमम टेम्परेचर है वो होगा 8 और मैक्सिमम जाएगा 23 डिग्रीज तक, और जो सूरज है वो चमकता दमकता रहेगा। नवाबशाह लेकर चलते हैं आपको, तो नवाबशाह में जो आज टेम्परेचर है वो मिनिमम होगा 7 और मैक्सिमम जो जाएगा वो जाएगा 23 डिग्रीज तक। अगर बात करूं मैं लाड़काना की, तो लाड़काना में आज जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो होगा 6 और मैक्सिमम जाएगा 23 डिग्रीज तक। आप देख सकते हैं सूरज जो है वो चमकता हुआ नज़र आ रहा है। गवादर लेके चलते हैं आपको, तो गवादर में आज मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है 17 और मैक्सिमम जाएगा 26 डिग्रीज तक। सूरज जो है वो यहाँ पे भी चमकता रहेगा, लेकिन मौसम खुशगवार रहेगा। कोयटा की अगर बात करूँ तो कोयटा में आज मिनिमम टेम्परेचर होने वाला है -4, जी हाँ -4, और मैक्सिमम जाएगा 8 डिग्रीज तक। सूरज फिर भी चमकता रहेगा, लेकिन सर्दी बरकरार रहेगी। मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में आज मिनिमम टेम्परेचर जो है वो होगा 7 और मैक्सिमम जाएगा 21 डिग्रीज तक, लेकिन सूरज जो है वो होगा बट वो पार्टली क्लाउडी होगा। और अगर बात करूं लाहौर की, तो लाहौर में जो आज मिनिमम टेम्परेचर होने वाला है वो होगा 8, मतलब कि 8 और मैक्सिमम जाएगा 19 डिग्रीज तक। क्लाउडी होगा, मतलब कि बादल बने रहेंगे, बादल होंगे। फैसलाबाद में कम से कम जो दर्जे हरारत है वो होगा 7। आप देख सकते हैं पार्टली क्लाउडी रहने वाला है, मतलब सूरज आता जाता रहेगा, और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 21 डिग्रीज तक रहने का इम्कान। शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद की अगर बात करें तो इस्लामाबाद में जो आज मिनिमम टेम्परेचर होगा वो होगा 6, मैक्सिमम जाएगा 17 डिग्रीज तक, और जो सूरज है वो आएगा जाएगा यानी कि पार्टली क्लाउडी रहेगा। उसी के पड़ोस की बात करें अगर मरी की, तो मरी में आज जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो होगा 6 और मैक्सिमम टेम्परेचर जो जाने वाला है वो होगा 18 डिग्रीज तक। लेकर चलते हैं आपको पेशावर की जानिब, तो पेशावर में आज जो मिनिमम टेम्परेचर है वो होगा 6 और मैक्सिमम जाएगा 18 तक। पार्टली क्लाउडी यहाँ पे भी रहने का इम्कान। मुजफ्फराबाद की बात करें तो मुजफ्फराबाद में आज मिनिमम टेम्परेचर एज यू कैन सी -1 होने वाला है। भाई खूब ठंड पड़ने वाली है, और मैक्सिमम जाएगा 14 डिग्रीज तक। ठंड के साथ साथ सूरज जो है वो रहेगा, लेकिन सूरज में इतनी तपिश नहीं होगी। स्कर्दू की बात करूं तो स्कर्दू में आज मिनिमम टेम्परेचर होने वाला है जनाब -11, और आप देख सकते हैं स्नोफॉल, और उसका मैक्सिमम जाएगा -5। और ये थी आज की वेदर अपडेट्स, और उसके बाद लेकर चलते हैं प्रोग्राम के बकाया हिस्से के जाने। फैसल, अब ब्रेक का वक्त आ गया है, तो ब्रेक लेते हैं। भाई अब तो ये बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि जुमे का दिन है, और जुमे के दिन रात 8 बजे बोल एंटरटेनमेंट पर नशर होती है बोल कहानी, जिसमें दिलचस्प कहानी आपकी तफरी का बनती है सामा। बहुत ही मुख्तसर अरसे में इस ड्रामा सीरीज़ ने नाजरीन के दिल में घर कर लिया है। तो आज बोल कहानी में जो कहानी सुनानी जाएगी वो है बहुत दिलचस्प, क्योंकि ये कहानी है सख्त लौंडे की। जुनेद जो कि एक सख्त लौंडा है, जब वो इरम नामी लड़की के प्यार में पिघलता है तो बस ना पूछें, हमसे भी ना पूछें, आप चल के झलकियाँ देखें। जब आपकी महबूबा आपकी बीवी बन जाए तो आपकी मोहब्बत सो जाती है। इंसान जिंदगी जीने लगता है, जिंदगी गुजारने लगता है, क्योंकि शादी के बाद मोहब्बत नहीं रहती। मेरी जान, दुनिया में आए हो ना तो मोहब्बत से कभी बच नहीं सकते। वक्त ये जो दिल है ना, एक ना एक दिन किसी के लिए जरूर धड़केगा। और अगर भाई आपकी तरह मुझे भी मेरी मोहब्बत ना मिली तो? आपकी वीडियो नहीं देखी होती ना तो शायद मैं इस दुनिया में ही नहीं होती। तनवीर के लिए लाई थी, अब आप ही ले लो, क्योंकि आप तनवीर के भाई हैं। उनको मना लेंगे तो शायद मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाए। आप कॉफी पियेंगी? मैं यहाँ मोहब्बत की बात कर रही हूँ और आप मुझे कॉफी ऑफर कर रहे हो। चाय? आपको कभी मोहब्बत नहीं हुई होगी, है ना? बिल्कुल। मेरा मानना है मोहब्बत जैसी फजूल चीज पर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप जिंदगी में सब कुछ भी अचीव कर लेना और आपके पास मोहब्बत ना हो तो दिल को सुकून नहीं मिलता। ये चेहरा क्यों अपना अपना लगता है, जैसे इस चेहरे से वाकिफ हूँ। मोहब्बत तो नहीं होगी तुम्हारे मुझसे। तो भाई आज रात 8 बजे आपने बोल कहानी देखना नहीं भूलना है। अच्छा फैसल, पाकिस्तानियों की ना एक बहुत बड़ी तादाद है जो जिस्म के बढ़ जाने की वजह से, वेट के बढ़ जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, और इतने परेशान हो जाते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। Absolutely. यानी जिस्म का बढ़ना एक मसला, ऊपर से डिप्रेशन एक दूसरा मसला, एंजाइटी और सारा।
आपका क्या कहना है इस बारे में? आपको लगता है कि ये एक सीवियर मसला है, दुनिया का मसला है? ये दुनिया का मसला नहीं है, ये दुनिया अब इस पे आ गई है कि यू आर ब्यूटीफुल द वे यू लुक, लेकिन हमारे यहाँ एक तो स्टैंडर्ड्स जो है हमने एक मेंटेन किए हुए हैं। इन योर ओन स्किन। यस हाँ, लेकिन इसमें एक मेरी सिर्फ छोटी सी राय है, और वो ये है कि आप उस वक्त तक खूबसूरत हैं जब तक आप हेल्दी हैं। अगर आप अपनी हेल्दी नहीं हैं और फिर आप अपने आप को बहाना देते हैं कि आप चाहे जितना भी वेट पुट ऑन कर लें, नो यू आर नॉट ब्यूटीफुल। तो जनाब अब इसको घटाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी सर्जरीज हैं, बहुत सारे दीगर होते हैं, तो उस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा साहब, जो कि वेट लॉस और बैरियाट्रिक सर्जन हैं, और उनसे ये पूछेंगे कि ये बैरियाट्रिक सर्जरी क्या होती है, बिकॉज आई एम कमिंग अक्रॉस दिस वर्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। डॉक्टर साहब, हमने वेलकम टू द शो। सबसे पहले थैंक यू सो मच। जिन हालात में आप हुआ है हमें पता है बहुत अच्छे तरीके से। बहुत डॉक्टर साहब, वेट कम करने की जब बात होती है, एक तो हमारे यहाँ वो जो लाइपोसक्शन है, एक तो वो है। अब ये क्या चीज़ है बैरियाट्रिक सर्जरी? प्लीज हमें बताइए। सबसे बड़ा मिसनोमर ये है कि हम लाइपोसक्शन को वेट लॉस सर्जरी समझते हैं। एक्चुअली लाइपोसक्शन है उन लोगों के लिए जिनका वज़न ओवरऑल नॉर्मल है, लेकिन किसी एक जगह पे उनका फैट डिपॉजिट है, तो उसको हमने रिड्यूस करना होता है लाइपोसक्शन। उससे ना वज़न कम होता है, ना उससे कोई वज़न से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, क्योंकि वज़न इज़ रिलेटेड विद शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल, दमा, इन सब पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। और 6-8 महीने में वो सारा वज़न वापस आ जाएगा, क्योंकि उसमें 4-6 किलो निकलते हैं। हम जो करते हैं बैरियाट्रिक सर्जरी, वो छोटे 4 सुराखों से अंदर जाते हैं, पेट के अंदर जाके स्टमक यानी मैदे का साइज़ कम करते हैं। उसके नतीजे में एक तो पेशेंट खाता कम है, और दूसरा हार्मोनल इफ़ेक्ट्स आते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, जो कि जड़ है पूरी बीमारी की। तो हम जो काम कर रहे हैं वो बीमारी को बिल्कुल जड़ से उखाड़ने का करते हैं। ना सिर्फ एक शॉर्टकट है कि हमने फ़ैट किसी जगह से निकाल ली और कुछ उसमें से 4-5 किलो कम कर दिया। इससे तकरीबन यानी ऑलमोस्ट 100 किलो भी लोग कम कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली जब आपका वो श्रिंक हो गया तो बॉडी को एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो वो आपके फैट से ही वो एनर्जी लेगी, इस तरह से आप रिड्यूस करेंगे। शुरू में जो डिपॉजिट्स हैं, बिल्कुल जो स्टोर्स हैं वो यूज़ होते हैं, फिर जब एक जगह पे इक्विलिब्रियम आ जाता है कि आप जितना खा रहे हैं और जितना आपकी रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे आके वेट रुक जाता है। डॉक्टर साहब, जब आपने लफ्ज़ कहा कि हम मैदे के साइज़ को छोटा करते हैं, बहुत से लोग जो देख रहे हैं उनके जहन में पहला सवाल ये है कि अरे आप मैदे के साइज़ को छोटा कर रहे हैं, ये अननेचुरल चीज़ है। ज़रा लोगों को बताएं कि ये अननेचुरल नहीं है। अननेचुरल ये है कि हम खा के जो मैदे का साइज़ अपना बड़ा कर लेते हैं। मैं चाहूँगा इस पे आप रहनुमाई करवाइए। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं अक्सर लोग पूछते हैं, मैं कहता हूँ कि अच्छा मैदे में अगर कैंसर हो जाए बिलफर्ज, तो आप कटवाने में 1 मिनट नहीं सोचेंगे। अब एक चीज़ है, बीमारी है ओबेसिटी, उसकी वजह से आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, जैसे आपने कहा ना, इतनी सारी चीज़ें हैं, हेड टू टो 100+ बीमारियां हैं। That leads to cancer as well. That leads to cancer as well. Yes, one of the most important risk factors जो कैंसर का है वो ओबेसिटी है। तो जब आप उस तरफ अपने आप को सेहत देने के लिए बात करते हैं, तो ये जैसे आपने कहा ना, आपने बड़ा कर लिया, चलो ना भी बड़ा किया है, लेकिन एटलीस्ट दैट इज़ द वे आउट, जिससे आप 100 बीमारियों से निजात अपने आप को दिलवा सकते हैं। तो उसमें मेरा नहीं ख्याल है कि कोई मज़ायका होना चाहिए। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, ये सर्जरी जो है ये कितनी उम्र के अफराद करवा सकते हैं, और इसके लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी कि जी आप अगर इस तरह का कोई डिजीज़ या खुदा न खास्ता कोई बीमारी है तो आप ना करवाएं, कोई मेडिकल कंडीशन है तो ना करवाएं? ये दोनों चीज़ों के ऊपर रोशनी डालें। सो अब एज अगर मैं अपना सिर्फ स्टेटस बताऊँ तो मैंने कम से कम 12 साल में किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा 71 ईयर्स में किया है। तो बहुत 12 साल की उम्र में एक बच्चा है 125 kg विद HbA1c जो शुगर का होता है 13, विच मीन्स सीवियर डायबिटीज़, तो उसका तो हक बनता है। और उसके बाद आप उसकी एक लाइफ चेंजिंग देखें। इसी तरह 71 में एक आए थे मेरे पास, वो अराउंड 110 kg, लेकिन वो डेली 3 किलोमीटर वॉक करते थे। कहते हैं अब मैं नहीं कर सकता हूँ इससे ज़्यादा। तो अब माशाल्लाह ही ओके। तो दूसरा ये है कि इसके लिए मेन चीज़ होती है बॉडी मास इंडेक्स, BMI। तो अगर BMI किसी पेशेंट का 32.5 एंड अबव है, और साथ में कोई भी ओबेसिटी रिलेटेड डिजीज़ है, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल, दमा, ऐसी कोई चीज़ है, तो सर्जरी की इंडिकेशन बन जाती है। और कुछ भी नहीं है, फिर भी BMI 35+ है, तब भी बन जाती है। इससे हम डेविएट भी करते हैं बाजू का, तो उसको हम कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी टीम हम
आपस में बैठ के डिसाइड भी करते हैं। कब नहीं करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि जब पेशेंट ऑपरेशन के काबिल नहीं है या पेशेंट को कोई साइकाइट्रिक इलनेस है, वो समझ ही नहीं सकता है कि ये प्रोसेस है क्या, उस वक्त इसको नहीं करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब वंस अ पेशेंट गोज़ इनटू द सर्जरी, उसकी रिकवरी टाइम डेज कितने होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें कि जो ख्याल उसका रखना होता है? बिल्कुल, अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे पित्ते का ऑपरेशन होता है, 4 छोटे सुराख होते हैं, ये भी लैप कोली होते हैं, लैप कोली, ये भी इसी तरह लैप्रोस्कोपिक होता है। 4 छोटे सुराख होते हैं। आज पेशेंट दाखिल होता है, शाम में सर्जरी, अगले दिन दोपहर तक घर चला जाता है। इसके अंदर 1% सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, 99% इंशाल्लाह नो प्रॉब्लम। पहले 15 दिन हम लिक्विड डाइट्स पे रखते हैं ताकि जो हमने मैदा श्रिंक किया उसको थोड़ा टाइम मिल जाए, फिर हम अगले 15 दिन सॉफ्ट डाइट पे रखते हैं, फिर उसके बाद रेगुलर डाइट पे जाते हैं। यस, बिल्कुल, तो रेगुलर डाइट पे आ जाता है और उसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम पेशेंट को इनकरेज करते हैं प्रोटीन डाइट ज़्यादा लें। तो फिर डॉक्टर साहब प्रॉपर डाइट प्लान दिया जाता होगा ना, क्योंकि आपने इतना एक सर्जिकल प्रोसीजर किया है और फिर उसको आगे मेंटेन भी करना है, तो हर उम्र के हिसाब से मर्द, ख़वातीन, बच्चे, उनका प्रॉपर डाइट प्लान होगा, तो उसमें फिर वर्कआउट भी शामिल होता होगा। एब्सोल्युटली। अब देखें ये ना मेरा काम तो बहुत ही है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल है, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा है। असल जो इसमें है ना टीम वर्क है। हमारे साथ हर वक्त डाइटिशियन, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक एक्सपर्ट होता है जो कि इन सब चीज़ों को देख रहा होता है। जैसे आपने कहा, हम सबको एक रिटन प्लान, हर आजकल तो व्हाट्सएप ने आसानी की हुई है हमारे लिए, फॉलोअप आसान हो गया है, तो वो हर वक्त चल रहे थे। और 1 महीने के बाद जो दिल करे, जो ज़्यादा वर्कआउट करता है, उसका रिस्पॉन्स लॉन्ग टर्म उतना अच्छा होता है। एब्सोल्युटली। और हाँ, जैसे कि एक तो हमने रिकवरी की बात कर ली, अब अगर वो वर्कआउट पे फ़ौरन से तो ज़ाहिर सी बात शुरू नहीं कर सकते, तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है और कब उसको हल्का हल्का शुरू करना पड़ता है और कब फिर वो फुल फ्लेज्ड मोड में ही कैन गो एंड ही कैन रन, ही कैन गो एंड ही कैन गेट लिफ्ट? पहले दिन से ही पेशेंट हम हर पहले दिन से ही पेशेंट को कह देते हैं कि आप लाइट एक्सरसाइजेस पहले दिन से शुरू कर लें ताकि आपकी बॉडी टोन अप होना शुरू हो जाए। होता यूँ है कि पेशेंट का वेट तेज़ी से गिरता है और वो अपनी एक्टिविटी में बहुत स्लोली आता है। पहले दिन से शुरू हो जाए और 1 महीने के बाद तो फुल ब्लोन जो चाहे जिम कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये तो एनेस्थीसिया में होती होगी ना? जी हाँ, तो वो असर रहना, वो मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल नहीं हो जाता होगा पेशेंट? 2 घंटे के लिए सिर्फ उसका असर रहता है, उसके बाद एज नॉर्मल एज वी आर। अच्छा, बिल्कुल, हम 2 घंटे के बाद बिस्तर से निकालते हैं, चलाते फिराते हैं। कोई स्टिचेस ये वो कुछ भी ना? मतलब इट्स लाइक 1 सेंटीमीटर के 2-3 सुराख होते हैं और 1 इंच के 2-3 सुराख, 2 सुराख, इट गेट्स डिसॉल्व्ड एज़ वेल, डिसॉल्व हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, अरीशा खान ने सवाल किया है कि अच्छा नहीं, देयर आर मेनी क्वेश्चंस, सो लेट मी गो। अलीशा जो हैं उन्होंने सवाल किया है, मरियम ने सवाल किया है, अरीशा ने, लेकिन है कि थायराइड का जो इशू है उससे क्या वेट गेन होता है और ये क्या मसला है, इशू क्या है? थायराइड की वजह से वेट गेन होता है। थायराइड हार्मोन जो होता है, ऐसा समझ लें हमारी बॉडी का पेट्रोल है, जब कम हो जाएगा इंजन स्लो डाउन हो जाती है, एनर्जी हमारी बॉडी कंजर्व करती है, उसके नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता वो जमा होने लगता है और वेट गेन होने लगता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़, अगला सवाल जो ये पूछते हैं अक्सर पेशेंट थायराइड के कि क्या इस सर्जरी से उनको भी फ़ायदा होगा? डेफिनेटली, क्योंकि थायराइड तो थायरोक्सिन खाने से नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जितना वेट गेन हो गया वो वापस नहीं जाता है। ऑल राइट, चलें, हमारे पास वी हैव रन शॉर्ट ऑफ टाइम, लेकिन कुछ सवालात हैं ऐसे कि जैसे हाउ टू लूज द स्टबर्न फैट एंड अपने हारमोबानी से, आई थिंक हम इसको नेक्स्ट के लिए लाजमी रखेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से, ये एक खिदमत है इंसानी, जो साफ सी बात है, बहुत से लोग जो लूज़ कर जाते हैं होप, तो वो ये देख लें और डोंट लूज होप। हाँ, लेकिन इसके बाद भी अपनी जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करें। उससे पहले उससे पहले कर रहे होते तो यहाँ तक हम ना पहुँचते हैं। ओके, चलिए, अब दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी मंडे को। अब तो दे ही दे इजाज़त। अब तो दे ही दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।